नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे पाठ 5 जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो न्यायपालिका क्या है, इसके बारे में हमें कुछ सामान्य जानकारियां अर्जित करनी। भारत में हमारे यहाँ पे क्या है, देश में कानून का शासन है। कैसा शासन है? कानून का शासन। हम इससे पहले वाले अध्याय के अंदर कानून के बारे में अध्ययन किए थे कि कानून की समझ, हमने कानून को समझा था, किस तरीके से कानून कार्य करते, किस तरीके से कानून बनते हैं, का निर्माण कैसे होता है। अब हम न्यायपालिका से संबंधित अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें है कि देश में क्या है, देश में कानून का शासन। अब देश में कानून का शासन किस तरीके से, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कि देखो हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका वो कैसी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को हमारे क्या रखा गया है? स्वतंत्र रखा गया है। मतलब जो न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन जब नियुक्ति कर दी जाती है न्यायाधीशों की तो उनको हटाने की जो प्रोसेस है, इनको हटाने के अंदर बहुत ही कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। आसानी से इनको नहीं हटाया जा सकता है। इस वजह से हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, सभी के लिए एक समान फैसले, न्याय सम्मत फैसले करती है। ठीक है। अब देखो, अब इस अध्याय में हम न्यायपालिका का जो मतलब है उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका का क्या मतलब होता है इसके बारे में, और न्यायपालिका के साथ साथ पढ़ेंगे कि हमारे जो आसपास है, हमारे आसपास अदालतें कहाँ हैं, किस तरह से वो कार्य करती है। वो नई दिल्ली में जो स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है क्या? हमारे जो आसपास की जो अदालतें हैं और उन अदालतों और जो दिल्ली में स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय, उनमें संबंध है या नहीं है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस पाठ के आधार पर। ठीक है। पहला हमारा बिंदु होगा न्यायपालिका की क्या भूमिका है। न्यायपालिका की भूमिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे, किस तरीके की न्यायपालिका की भूमिका होती है। न्यायपालिका की भूमिका। अब न्यायपालिका की जो भूमिका है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें ये चीज बताई गई कि अदालतें बहुत सारे मुद्दों पे क्या करती है, फैसले सुनाती है। अदालतों का कार्य क्या होता है, न्यायालय का काम क्या होता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और सभी मुद्दों पे, सभी जो मामले हैं उन मामलों पे या सभी जो समस्या है उन सब समस्याओं का जो अदालतों के अंदर, उन सबका निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और ये तय करते हैं इसके माध्यम से कि उचित और सही निर्णय होना चाहिए। अब देखो कि किसी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को अगर पीट दिया जाता है तो वे राज्य के बीच मतलब किसी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को पीट दिया जाता है तो वो न्यायालय की शरण में जा सकता है कि उसको क्यों पीटा, क्या है। ठीक है। या दो नदियों का विवाद हो, दो राज्यों के मध्य नदी का विवाद हो, तो भी उसके अंदर भी किसकी शरण ली जा सकती है? न्यायालय की शरण ली जा सकती है। या फिर ऐसे हो कि किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दी जाती, न्यायालय क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति ने अगर अपराध किया है तो उसकी सजा देने का प्रावधान भी किसके पास में होता है? न्यायालय के पास में होता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं विवादों का निपटारा, किस तरीके से विवादों का निपटारा होता है। अब देखो, न्याय की व्यवस्था नागरिकों व नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों केंद्र व राज्य सरकारों के बीच जो भी विवाद पैदा होते हैं, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनको हल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? राज्य यानी विवादों को हल करने की जो क्रिया विधि मुहैया करती है वो न्यायपालिका का कार्य होता है। अब देखो, दो राज्यों का विवाद या फिर नागरिकों के मध्य विवाद, या सरकार या नागरिकों के मध्य भी हो सकता है विवाद। ठीक है। नागरिकों के मध्य भी विवाद हो सकता है, या केंद्र राज्य सरकारों के मध्य, केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य विवाद। तो ये इत्यादि क्या है? विवाद के कारण है। और इन कारणों का जो निपटारा है वो किसके द्वारा किया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। न्यायालय के द्वारा इनका समाधान किया जाता है। ठीक है। ये तो विवाद हो गए, विवादों का निपटारा है। और न्यायिक समीक्षा, अब किस तरीके से न्यायिक समीक्षा होती है? नेक्स्ट बिंदु है न्यायिक समीक्षा।
समीक्षा। अब देखो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, यानी संविधान और उस संविधान को व्याख्या करने का क्या दिया गया है, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है मुख्य रूप से किसके पास में, न्यायपालिका के पास में। संविधान की व्याख्या का अधिकार, संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका, यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में होता है, केवल न्यायपालिका के पास में होता है। और दूसरी चीज कि संविधान के जो मतलब संसद द्वारा जो पारित किया गया है, संसद के द्वारा कोई कानून पारित किया गया है या फिर कोई ऐसा कोई मामला हो जिसको संसद के द्वारा पारित किया गया हो, या कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, मतलब वो न्याय सम्मत नहीं है कोई कानून, तो उन सब पे व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है, न्यायपालिका को दिया गया है। तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, कोई ऐसा कानून पारित कर दे संसद जिससे संविधान, जिससे क्या हो रहा, उल्लंघन हो रहा हो, तो ऐसे कानूनों पे अंकुश लगाने का कार्य किसका, न्यायपालिका का होता है। अब पढ़ेंगे हम कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, किस तरीके से कानून की रक्षा होती है और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कानून की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, किस तरीके से इनका क्रियान्वयन होता है, किस तरीके से मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि पश्चिम बंगाल में कोई खेतिहर मजदूर था। कौन, खेतिहर मजदूर था। तो उस खेतिहर मजदूर के क्या है कि कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, तो उस बेचारा बिल्कुल गरीब था, उसके पास में पैसे नहीं थे, तो कहीं हॉस्पिटल उसको क्या कर देते, उसका इलाज करने के लिए उसको मना कर देते। जब उसको मना कर देते हैं तो और भी उसके साथ में वो घटना घटी है, कहने मतलब वो बीमारी और भी उसकी बढ़ती जाती, तब उसका मामला कहाँ चला जाता है, अदालत के अंदर चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाता है। तब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है पश्चिम बंगाल सरकार को कि पश्चिम बंगाल सरकार क्या करे कि एक ऐसी गाइडलाइन तैयार करें अस्पतालों के लिए, क्योंकि वे भी दूसरा चीज कि जीवन का अधिकार इसमें अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, मतलब हमारे जो अधिकार, उन अधिकारों के अंदर जीवन का अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को किसका अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 21, इसमें प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार क्या प्राप्त करता है, जीवन का अधिकार। अब इस जीवन के जो अधिकार में है, जीवन के अधिकार के अंदर ये बात बताई गई है कि प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार दे रखा है, तो कोई भी हॉस्पिटल उसके इलाज के लिए क्या नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। फिर उसका इलाज वगैरह उसके आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हॉस्पिटलों के द्वारा किया जाता है। लेकिन पहले तो उसके इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है उस व्यक्ति के हित के लिए, और राज्य सरकार को ये किया बताया जाता है कि उस व्यक्ति की क्या है, उस जीवन के अधिकार की रक्षा की जाए और ऐसी हॉस्पिटल के लिए ऐसी गाइडलाइन तैयार की जाए जिससे किसी भी व्यक्ति को ऐसी समस्या का समाधान नहीं करना, किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो इस तरीके की गाइडलाइन तैयार करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो जीवन के अधिकार का उल्लंघन हो रहा था, उस उल्लंघन पे किसके द्वारा अंकुश लगाया गया था, न्यायपालिका के द्वारा अंकुश लगाया गया था अस्पतालों की मनमर्जी के लिए। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका स्वतंत्र, पालिका स्वतंत्र कैसे
न्यायपालिका स्वतंत्र कैसे होती। अब न्यायपालिका कैसे होती है स्वतंत्र, देखो कि आपके परिवार में कोई जमीन का विवाद या जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, मतलब आपके कोई एक नेता के द्वारा क्या कर लिया जाए, कोई ऐसा बाहुबल वाला जो नेता हो, अच्छी अप्रोच वाला, वो हमारी जमीन पे कब्जा कर ले और न्यायालय उस न्यायाधीश क्या करे, उस व्यक्ति को जिसकी जमीन पे कब्जा हुआ उस व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं करे और जो नेता है उसकी तरफदारी के अंदर वो लगे हुए रहे, तो उस जगह न्यायपालिका क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। तो इस जगह क्या किया गया है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए हमारे भारत के अंदर नेताओं का न्यायाधीशों पर जो नियंत्रण रहता है, नेताओं का न्यायाधीश देशों पर जो नियंत्रण रहता है, यानी नेताओं का जो न्यायाधीशों पर नियंत्रण, उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते हैं, जिससे न्यायाधीश स्वतंत्र फैसला नहीं ले पाते। तो जब नेताओं का न्यायाधीशों पर नियंत्रण रहेगा तो वो स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाएंगे, और स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले पाएंगे तो स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है। स्वतंत्रता का ये अभाव क्या कर देता है, न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देता है। कौन सी बात के लिए मजबूर कर देता है कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। जैसे न्यायाधीश स्वतंत्र फैसला नहीं ले पाते हैं और फैसला जो है किसके पक्ष में जाएगा, नेता के पक्ष में जाएगा। इस जगह न्यायपालिका क्या नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी। वो न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने के लिए ऐसे जो नेताओं के जो अधिकार है उन अधिकारों से क्या होना चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे देश के अंदर ये प्रक्रिया की गई है, न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को क्या नहीं करा, स्वीकार नहीं कर रहा, और उस जगह क्या कर रहा है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा, यानी हमारे संविधान के अंदर क्या किया गया कि नेताओं का उन पे अंकुश नहीं रहे, नेता अपनी मन मर्जी के फैसले लागू नहीं कर पाए, इसके लिए न्यायपालिका को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया। नेताओं पे इस पे किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। ये पूर्ण रूप से न्यायपालिका क्या हो गई, स्वतंत्र। अब स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तो उससे फैसले कैसे आएंगे, एक समान फैसले आएंगे। सभी व्यक्तियों के हितों की वहां, सभी व्यक्ति के अधिकारों की वहां पे क्या हो जाएगी, रक्षा हो जाएगी जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। और दूसरी चीज इस तरीके से हमारे यहाँ भारत के अंदर क्या किया गया है कि इसको न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए शक्तियों का बंटवारा किया गया। मतलब यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा भी किया गया, यानी शक्तियों को क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। किस रूप में शक्तियों का बंटवारा किया गया, विधायिका और कार्यपालिका रूप में, यानी कार्यपालिका को और विधायिका को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। अलग करने की वजह से विधायिका कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य जो शाखाएं हैं न्यायपालिका के काम में क्या नहीं दे सकती के रूप में शक्तियों का बंटवारा किया गया है विधायिका कार्यपालिका के रूप में। न्यायपालिका के कार्य दखल नहीं दे सके।
यानी न्यायपालिका के जो कार्य, उन कार्यों में क्या नहीं दे सके, दखल नहीं दे सके। तो इस वजह से इनको क्या कर दिया गया है, विधायिका और कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया। और अलग अलग करने की वजह से क्या है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय क्या है हमारे समक्ष प्रकट कर सकती है। सभी व्यक्तियों के अधिकारों की वहां क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। इस तरीके से हमें ये अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त करने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है कि न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सरकार की अन्य शाखाओं में कोई दखल नहीं हो। मतलब जो सरकार है वो जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जा रही है उन नियुक्ति के अंदर किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने पे, यानी न्यायाधीश क्या होता है, एक बार नियुक्त हो जाता है, मतलब किसी न्यायाधीश को सरकार ने नियुक्त कर दिया एक बार, तो उसको नियुक्त तो कर दिया, लेकिन उसको हटाना सरकार के बस का सौदा नहीं। यानी सरकार उसको आसानी से नहीं हटा सकती, क्योंकि उसको न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, मतलब न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से उनको क्या किया जा सकता, हटाया जा सकता। और ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया। इस वजह से सरकार इनको नियुक्त तो कर देती है, लेकिन इसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। जब हटाना मुश्किल है इनको, तो ये अपने आप ही क्या दे रहे हैं, अपने आप ही स्वतंत्र रूप से निर्णय दे रहे हैं, चाहे सरकार के पक्ष में हो चाहे सरकार के खिलाफ हो। जो न्याय सम्मत कार्य होगा वही न्यायाधीशों के द्वारा किए जाते हैं। न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को क्या देती है, भारी ताकत देती है। इसे अदालतें क्या होती है, मजबूत। न्यायपालिका की इस स्वतंत्रता से क्या हो रहा है, अदालतें मजबूत तरीके से मजबूत फैसले देती है, जिससे सामान्य व्यक्ति को भी क्या है, न्याय सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के अंदर अहम भूमिका निभाती है। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का भी कार्य कर रही है। अब मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे हो रही है, जब न्यायाधीश के यहाँ स्वतंत्र है तो सहज रूप से उनके हित के अंदर फैसले आ रहे हैं, तो अपने आप ही उनके जो अधिकार है उन अधिकारों की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति अधिकारों के उल्लंघन पर अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है। यानी अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्ति कहां जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है। अगर उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए कहां जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है। इस तरीके से उसके अधिकारों की रक्षा होती है। इस तरीके से न्यायपालिका जो है स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है, और स्वतंत्रता के लिए सभी इन बिंदुओं का होना आवश्यक है, तभी न्यायपालिका स्वतंत्र, अन्यथा न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, अब भारत में अदालतों की संरचना कैसी होती है, भारतीय अदालतों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत में अदालतों की संरचना कैसी
इसका हम अध्ययन करते हैं इस बिंदु का कि भारत के अंदर अदालतों की जो संरचना वो किस प्रकार से तय की गई, किस प्रकार से अदालतें हमारे यहाँ पे कार्य करती है। तो देखो हमारे देश में 3 स्तर पे अदालतें होती है। कितने स्तर पे? देश में 3 स्तर पर अदालतें कार्य किस रूप में कार्य कर रही है? अदालतें हमारे यहाँ पे 3 स्तर पे कार्य कर रही है। ठीक है, 3 स्तर होते हैं अदालतों के, जिसमें निचले स्तर पे बहुत सारी अदालतें होती है। सबसे नीचे वाले स्तर पर, सबसे नीचे वाले स्तर पर बहुत सी अदालतें, बहुत से नीचे यानी सबसे नीचे वाले स्तर पर बहुत सी अदालतें होती है और इनके पास में मुकदमे भी, बहुत से छोटे बड़े मुकदमे इनके पास में। और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। सबसे ऊपर केवल एक अदालत है। मतलब सबसे ऊपर केवल क्या बताइए? एक ही अदालत बताइए और उसका निर्णय सभी अदालतों को क्या है? स्वीकार्य होता है। जो सबसे ऊपर एक ही अदालत है, उस अदालत का निर्णय सभी को स्वीकार्य है। उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। यानी जिस तरीके से अदालत है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, जिन अदालतों में लोगों का सबसे ज्यादा संबंध होता है, उन अदालतों को क्या कहा जाता है? अधीनस्थ या जिला न्यायालय कहते हैं। ऐसी अदालतें जिनसे लोगों का संबंध अधिक हो। ऐसी अदालतें जिनसे लोगों का संबंध अधिक हो, ऐसी अदालतें जिनका संबंध लोगों का संबंध अधिक हो, वे जिला अदालतें होती हैं। वो कौन सी अदालतें होती हैं? जिला अदालतें होती है, जिनका संबंध लोगों का सबसे अधिक हो, जिससे लोग सबसे ज्यादा जुड़ाव में हो, वैसी अदालतों को क्या कहते हैं? जिला अदालतें कहते हैं। ये अदालतें आमतौर पर जिले व तहसील के स्तर पर, ये अदालतें आमतौर पर कहाँ होती है? जिले पे या तहसील स्तर पे कार्य करती है। ये जो अदालतें होती है वो कहाँ है? जिले स्तर पे या तहसील स्तर पे कार्य करती है। इसके बाद में होती है कि प्रत्येक जो राज्य है भारत के अंदर, जो प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक, इनसे ऊपर क्या बताया गया? जिला अदालतों से ऊपर प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य में क्या बताया गया? एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अब इनसे ऊपर यानी प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, वह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। मतलब ये है अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत, सबसे ऊंची अदालत होती है। मतलब प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में
उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत के रूप में भी क्या है जाना जाता है। इस तरीके से क्या है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय और उससे वही सबसे बड़ी अदालत के रूप में कार्य करता है। जिला न्यायालय हो गए, उच्च न्यायालय हो गए, ठीक है। इस तरीके से न्यायालय, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय और ये देश की सबसे बड़ी। अब इन उच्च न्यायालयों से मतलब संपूर्ण देश में एक ही न्यायालय होता है जो सभी न्यायालय से बड़ा होता है, जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सबसे यानी संपूर्ण देश में एक ही न्यायालय होता है, ठीक है। और जिसमें क्या बताया गया है, जो सभी न्यायालयों से बड़ा होता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च सबसे बड़ी अदालत जो कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की बात या फैसला सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना होता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना होता है, यानी सबसे बड़ा न्यायालय और इसका फैसला है वो सभी न्यायालयों को, बाकी अदालतों को क्या मानना आवश्यक है, क्योंकि इसको सबसे बड़ा न्यायालय के रूप में क्या किया गया, स्वीकार किया गया है, ठीक है। इस तरीके से न्यायालय के 3 स्तर होते हैं और इनके पास में किस तरीके से एक न्यायालय दूसरे न्यायालय पे अंकुश रखता है, किस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्य करना होता है। आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के जो बचे हुए बिंदु है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।